हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो, हम आपके जो बीएससी थर्ड ईयर और इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर का जो एक कंबाइंड पेपर आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके हमारे ऑलरेडी 7 लेक्चर हो चुके हैं। आज है बच्चों उसका लेक्चर नंबर 8, जिसमें बच्चों हम आपके लगभग फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड बेसिक सारा कवर हो चुका है, एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब क्वेश्चंस की बारी है, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 7। बेसिकली बच्चों इसको आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि समीकरण x³ प्लस 3x² प्लस 3bx प्लस c, एक इक्वेशन दी है बच्चों हमें x³ प्लस 3a x² प्लस 3bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये एक आपको इक्वेशन दी है। आपको क्या करना है, आगे की के मूल Z1 Z2 तथा Z3 है। इसके जो मूल है वो क्या है स्टूडेंट, Z1 Z2 Z3 जो है वो इसके मूल है। ठीक है, और आगे दिए तथा ABC जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ABC क्या है, आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अर्जेंट प्लेन में बिंदु A B C को व्यक्त करते हैं, और ये जो पॉइंट है वो अर्जेंट प्लेन में क्या करते हैं, पॉइंट A B C को व्यक्त करते हैं। तो एक तो इसका केंद्र ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि यह समबाहु होगा कब, जब A² इक्वल क्या हो, B हो। जब A² इक्वल क्या हो जाए स्टूडेंट, B हो जाए। एक तो हमें इसका केंद्र ज्ञात करना है, दूसरा हमें यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज समबाहु होगा जब A² इक्वल क्या हो जाए, B। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखने में आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन टफ हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट वास्तविकता में ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जो देखिए किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपके बेसिक नॉलेज जो आपने 9th 10th में पढ़ा है, यदि आपको याद हो आपने क्यूबिक इक्वेशन पढ़ी होगी, उसके यदि 3 मूल हो तो उनके मूलों का जो योग होता है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 वो होगा -3a/1 -3a/1, ये हो जाएगा -3a। ठीक है, सेम यही प्रोसेस हम लिखेंगे इनके मल्टीप्लिकेशन के लिए। डबल मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा स्टूडेंट, Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, यह क्या आ जाएगा प्लस का 3b/1, या इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3b लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। क्लियर हो गई इतनी बात। अब केंद्रक, सबसे पहले जो सवाल आता है वो किसका आता है, केंद्रक का। तो इसे मैं यदि इक्वेशन नंबर 1 लूँ, इसे मैं यदि इक्वेशन नंबर 2 लेता हूँ, तो क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू मेरे पास है माइनस का 3a। 3 डिवाइड में ले जाओ, केंद्रक का यही फॉर्मूला होता होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, त्रिभुज के केंद्रक का यदि आपको याद हो तो क्या आ जाएगा, माइनस का a। तो ये आ गया इसका केंद्रक। तो बताइए स्टूडेंट, केंद्रक निकालने में कोई दिक्कत आई क्या? सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि किसी पॉइंट, कोई ट्रायंगल है जिसके पॉइंट जो शीर्ष है, यदि उसके ये कोऑर्डिनेट हो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उसका जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो हमने क्या किया, उन्हीं का यूज किया उस फॉर्मूले से। लेकिन अब जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि ये प्रूफ करना कि ये समबाहु होगा कब, जब A² इक्वल टू क्या हो, B हो। समबाहु होगा जब A² इक्वल टू क्या हो, B हो। तो सबसे पहले आप एक एग्जांपल जो हमने प्रूफ किया है प्रीवियस क्लासों में, आप उसके ऊपर आइए। जो हमने एक एग्जांपल प्रूफ किया स्टूडेंट, आप उसके ऊपर आइए। हमने ये प्रूव नहीं किया क्या कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू सिर्फ स्टूडेंट हाँ और ना में जवाब देना होगा आपको। सोचिए, ऐसा ही एक एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया, प्रूव भी किया। ठीक है,
तो मैं ये बात लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ए और बी का रिलेशन निकालने के लिए Z1 Z2 Z3 का एक कंबाइंड वैल्यू चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, वो आप देखिए। इसमें मैं यदि कुछ ये ऐड कर दूं, इसमें यदि ये मैं कुछ ऐड कर दूं और इक्वल, फिर क्या हो जाएगा बिट, प्रत्येक 2 टाइम ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये कंप्लीट वैल्यू यदि आपको याद हो फॉर्मूला, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर होता है। और ये 3, ये वैल्यू क्या है, यदि आपको याद हो तो ये वैल्यू एक बार चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, कि अभी तक हमने जितनी भी बातें सिद्ध की है वो सब आपके प्रीवियस लेक्चर्स की है। ठीक है, ये बात है, ये कोई नई नहीं है, क्योंकि केंद्रक का फॉर्मूला आप सब जानते हो। ठीक है, इसलिए इसको मैंने सीधा यूज किया। इसके अलावा फिर जो मूलों का रिलेशन होता है वो आपका 9th क्लास में, 10th क्लास में और कॉलेज लेवल में भी आपके मैट्रिक्स फर्स्ट ईयर में जो लगती है उसके अंदर आपका ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बस मैंने तो इन कॉन्सेप्ट को यूज किया है और इस एग्जाम्पल को कंबाइंड। ये वैल्यू देखो किसके इक्वल है, -3a के, तो -3a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू ये है 3b के, तो मेरे पास आ गया 9a स्क्वायर इक्वल टू 9b। यदि मैं 9 से 9 कैंसिल कर दूं तो मेरे पास स्टूडेंट जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a स्क्वायर इक्वल टू b, जो मुझे प्रूफ करना था। तो जो एक बार इस एग्जाम क्वेश्चन को देखिए, कोई डाउट है तो बताइए, आराम से देखिए। हमने जो प्रूव किया है, क्वेश्चन ये था कि यदि Z1 Z2 Z3 किसी ट्राइंगल ABC के जो वर्टिसेज हो, यानी उसके शीर्ष हो, और एक इक्वेशन है जिसके वो मूल भी हैं, रूट हैं 3x³ प्लस 3x² प्लस 3bx प्लस c। तो जो बच्चों मूल का फॉर्मूला होता है, मूल का कि अल्फा, यदि मान लो मैं कोई क्यूबिक इक्वेशन है उसके मूल मान लो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का फॉर्मूला, एक होता है अल्फा बीटा गामा। उन फॉर्मूलों से हमने ये दो बातें लिख ली, क्योंकि इनका हमें यूज करना था। सबसे पहले बारी आती है केंद्र की। यदि वर्टिसेज ये हैं Z1 Z2 Z3, तो केंद्र हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइड बाई 3। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली तो वो आती है माइनस ही। और याद रखना बच्चों, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गई। आगे यदि हम बढ़ते हैं कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू ये जो वैल्यू है वो आपकी एक एग्जाम्पल में प्रूफ की हुई है। हमने एक एग्जाम्पल ऐसा किया था, यदि आपको याद हो तो, उसमें सिद्ध किया है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई कि मुझे तो सिर्फ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 चाहिए ना। क्यों? क्योंकि मुझे A और B का रिलेशन है। इस साइड तो मेरे पास B जनरेट हो रहे हैं, लेकिन इस साइड A जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया, कुछ ऐसा किया कि जिससे Z1 Z2 Z3 का होल स्क्वायर बन जाए। तो मुझे तो A स्क्वायर चाहिए, इसका होल स्क्वायर का स्टूडेंट ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये वैल्यू पास में, तो फिर इनको मैंने मेरी तरफ से एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया। तो वो दोनों तरफ ऐड किया, तो इस तक 1 टाइम तो थी, 2 बार और ऐड की तो 3 बार हो गई। ये 3a, ये 3b होल स्क्वायर 9a स्क्वायर, वो मल्टीप्लाई किया 9b, 9 से 9 कैंसिल हो गया, देन a स्क्वायर इक्वल टू b, आपका रिजल्ट आ गया। बस समझ आ गई होगी। इरेज कर दूं बच्चों इस क्वेश्चन को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा है तो ऐसे हैं जो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, जो क्वेश्चन मेरे छोड़े हुए हैं वो आपके लिए हैं, तो आप उनको कर सकते हो। और जिन क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई डाउट आ सकता है वो मैं सोल्व करवा रहा हूँ। जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखने में बहुत इजी है, हाँ पर आपके एक बार स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यदि जब हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे तो वो देखिए सबसे पहले। अच्छा देखो, इसका फर्स्ट पोर्शन 8th का बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका फर्स्ट पोर्शन बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे है वो देखिए, आपको दिया Z1 प्लस Z2 का होल मोड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के होल मोड का स्क्वायर। आगे जो भी प्रूव करना है इसे मैं सोल्व करके प्रूव कर दूंगा। आप कहते हो आप कंफ्यूज हो जाते हो इस क्वेश्चन को करें कैसे, लेकिन आपका जो बेसिक नॉलेज है, जो भी बेसिक बातें आपको बताई गई है, एक बार आप उन पर गहनता से विचार कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मोड जेड का जब भी स्क्वायर हमने सोल्व किया, हमने इसको जेड जेड बार के फॉर्म में लिख के सोल्व किया। याद कीजिए स्टूडेंट कि जब भी हमने जेड
मोड जेड के स्क्वायर को सोल्व किया, हमने हमेशा उसको जेड जेड बार की फॉर्म में लेके सोल्व किया। याद आ गया होगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, z1 प्लस z2। बच्चों थोड़ा शॉर्टली लिख दूंगा या डायरेक्टली, ये जानते हैं इसका होल बार होगा तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस z1 z2 सॉरी माइनस है, और z1 बार माइनस z2 बार। कोई डाउट तो नहीं है ना। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो z1 z1 बार, z1 z2 बार, z2 z1 बार प्लस z2 z2 बार। ठीक है, z1 z1 बार माइनस z1 z2 बार माइनस z2 z1 बार प्लस z2 z2 बार। तो देखिए ये दो वैल्यू जो हैं वो यहाँ से क्या हो जाएंगी, सॉरी ये गलती से कैंसिल हो गया, ये दो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, z1 z1 बार क्या होगा, मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मोड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा, मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा मोड ऑफ z2 स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ z2 स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट कोई डाउट है क्या, सिंपल सा क्वेश्चन था। यानी जो फॉर्मूले अभी तक हमने जो पढ़े हैं हमें सिर्फ उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं बार बार में। भी जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया वो आप याद रखिए, जो एग्जाम्पल किए, जो फॉर्मूले सिद्ध किए, यानी जितना भी स्टूडेंट हमने इसके बेसिक करने पे टाइम लगाया। भी आज का जो हमारे जो लेक्चर नंबर 8 है उससे पहले जो 7 लेक्चर हमने किए वो लगभग आपके बेसिक नॉलेज पे ही डिपेंड थे। उसमें हमने चाहे बुक के अंदर हो या ना उस टॉपिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी था, क्योंकि आगे की जो भी चर्चा रहेगी वो सब आपके बेसिक नॉलेज के ऊपर डिपेंड रहेगी। और ये पूरा क्वेश्चन आपके बेसिक नॉलेज पर ही डिपेंड है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस का यूज हुआ है और कंजुगेट का। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़े इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका बी पार्ट जो बढ़िया है वो समझना आपके लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट बी है वो देखिए। क्वेश्चन क्या दिया है कि a माइनस बी मोड के अंदर है a माइनस बी डिवाइड बाई 1 माइनस a बार b लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो प्रूव करना है मोड ऑफ a लेस देन 1 होगा एंड मोड ऑफ b भी लेस देन 1 होगा। बच्चों कई माइंड में अगर ये बात आ रही है कि हम जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज कर ले तो वो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना भी हम मोड जरूर है कि कोलिनियर है या नहीं है। क्यों आपको मैंने जब प्रीवियस लेक्चर में कोलिनियरिटी में बताई थी, कोलिनियर हो तो वो इक्वलिटी पे आ जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, लेस का नहीं रहता। तो इस वजह से हमें कंफर्म नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इनको कुछ मान के चलते हैं। तो मैंने मान लिया a इक्वल टू r1 कोस थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1। ठीक है, और b इक्वल टू मैं मान लेता हूँ r2 कोस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2। कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना। ठीक है, हाँ इनका यूज करेंगे। ठीक है, अब एक बात सुनिए कि मोड का जो भी मोड की जो प्रॉपर्टी होती है मैं उसके हिसाब से इसको यदि स्टूडेंट ऐसा कुछ लिख देता हूँ तो कोई डाउट होगा क्या, आराम से सोचिए और मुझे ये बताइए। यदि मैं मोड की प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको कुछ ऐसा लिख देता हूँ तो कोई डाउट होगा क्या? यदि डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको इधर लाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, a माइनस बी, ठीक है, लेस देन मोड ऑफ 1 माइनस a बार b। लेकिन स्टूडेंट अब आप सब जानते हो ऐसी कंडीशन हो तो दो प्रोसेस हैं। नंबर 1, या तो आप स्क्वायर कर दो, परंतु यदि आप ये चाहते हो कि सर हम स्क्वायर नहीं करेंगे तो एक काम करो, फिर a और b की वैल्यू पुट कर दो। तो a और b की यदि मैं वैल्यू पुट करता हूँ, a क्या है r1 कोस थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 b, r2 सॉरी यहाँ पे थीटा 1 लगाना भूल गया स्टूडेंट में, कोस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2। ठीक है स्टूडेंट, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा आराम से इस पे फोकस करोगे। लेस देन 1 माइनस a बार,
एक बार वो होगा तो वो हो जाएगा R1 कोस थीटा 1 माइनस आइटा साइन थीटा 1, ठीक है, इंटू बी, ये हो जाएगा R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। कोई डाउट है किसी को? यदि आप में कोई डाउट है तो एक बार देखिए, मैंने सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पर a और b जो भी दो वैल्यू हैं उनको रखा है। क्लियर हो गया होगा इतना? आगे देखिए, अब मैं क्या करता हूँ भाई, मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, स्क्वायर करूँगा, वही प्रोसेस थोड़ी लेंथी हो जाएगी। इससे अच्छा मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लूँ। तो यहाँ पे होगा R1 कोस थीटा 1 माइनस R2 कोस थीटा 2, R1 कोस थीटा 1 माइनस R2 कोस थीटा 2, ठीक है, प्लस आयोटा R1 साइन थीटा 1 माइनस R2 साइन थीटा 2, ठीक है स्टूडेंट? क्लियर हो गई इतनी बात? ये हमने क्या किया, इसके अंदर जो रियल पार्ट है उनको अलग कर दिया और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको अलग कर दिया। यहाँ पे ये प्रोसेस यहाँ करो, 1 माइनस R1 कोस थीटा 1, सॉरी इनका मल्टीप्लाई करना था ना स्टूडेंट, पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर इसको सोल्व कर पाएंगे। R1 R2 तो बार पड़ा रहने दो, इसका मल्टीप्लाई करो, अंदर वाला कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस इनका मल्टीप्लाई होगा, जो रियल पार्ट है उनको अलग लिख रहा हूँ स्टूडेंट में, ठीक है। ये होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस आइटा स्क्वायर माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 होता है ना, तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब प्लस आइटा के साथ जो भी कंसेप्ट बनेगा वो देखो, आइटा ये होगा तो साइन थीटा 1, सॉरी माइनस प्लस आइटा लिखा ना मैंने, तो यहाँ पे एक बार मैं माइनस पहले प्लस लिख देता हूँ, कोस थीटा 1 साइन थीटा 2, कोस थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है। अब ये होगा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। सुनिए, इसकी कैलकुलेशन आपको लेंथी जरूर लगेगी, हाँ, लेकिन इलाज प्रोसेस यही रहेगी इसकी, ठीक है, क्योंकि एकदम सीधा रूल अप्लाई करते थोड़ा लेंथी हो जाता, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं दिया हुआ। हाँ, यदि इक्वल वन दिया हुआ होता तो फिर कोई डाउट नहीं होता कि थोड़ा बहुत फिर भी सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब जो आगे की स्टूडेंट प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, चलो एक बार इसको ऐसे ही रहने दो, R1 कोस थीटा 1 माइनस R2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा R1 साइन थीटा 1 माइनस R2 साइन थीटा 2 लेस देन 1 माइनस, ये क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी तो होता है कोस ए माइनस बी, R1 R2 कोस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा R1 R2 इसके साथ रहेगा, ठीक है, R1 R2 कोस ए साइन बी माइनस साइन ए कोस बी, तो ये होगा कोस थीटा 2 माइनस थीटा 1 या कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2, बातें की, सॉरी साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1, परंतु यदि मैं माइनस कर दूं तो ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोस ये पॉजिटिव होगा, साइन वाला नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऐसा हमने लिख दिया। इतनी बात समझ आ गई क्या? हमने स्टूडेंट सबसे पहले क्या किया है, हमने ये मान लिया कि पोलर फॉर्म का यूज किया, a इक्वल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, b इक्वल भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसे सोल्व किया। जो मोड की प्रॉपर्टी होती है वो ऊपर वाले का ऊपर मोड हो जाएगा, नीचे वाले का नीचे मोड हो जाएगा, फिर इधर मल्टीप्लाई में ले आया। उसके बाद यहाँ पे मैंने a और b की वैल्यू रख के कुछ इस हिसाब से किया कि b x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में हमें दिख जाए, ठीक है। क्योंकि अब मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड का जिक्र हम दोनों तरफ स्क्वायर करके लेंगे कि भी ये लेस है तो इसका स्क्वायर भी इससे क्या होगा, लेस ही होगा। तो अब बात आगे की, तो इस पर मैं ऊपर वाली वैल्यू को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। देखिए इन दो वैल्यू को भी इरेज कर देते हैं कि उसकी जरूरत पड़ेगी हमें। एक वैल्यू ये पड़ी है, तो स्टूडेंट इसके मोड का स्क्वायर क्या होगा, देखिए इसके मोड का स्क्वायर होगा R1 कोस थीटा 1 माइनस R2 कोस थीटा 2 का
होल स्क्वायर प्लस R1 साइन थीटा 1 माइनस R2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, इतनी बात आपकी समझ आई है या नहीं आई है? कोई डाउट है? अब इसका स्क्वायर तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 माइनस R1 R2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस R1 R2 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, इतनी बात समझ आ गई होगी। सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, परिमाण, और उसका स्क्वायर किया है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे इसकी जो प्रोसेस होगी, अब हमारा यही काम बच जाता है। अब इजी हो चुका है, होल स्क्वायर ओपन करके सोल्व करना। देखो तो इसको मैं क्या लिखूंगा, R1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 R1 R2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2। ठीक है, ये वैल्यू जो स्टूडेंट इसके प्लस में, वो इसके मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लस में। तो यहाँ पे क्या आएगा, R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। बस समझ आ गई होगी स्टूडेंट। इनको मैंने प्लस में इसके नीचे ही लिख दिया, क्योंकि लिखने का रीजन अभी आपको समझ आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस में यदि करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस R1 R2 दोनों का स्क्वायर होगा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस 2 R1 R2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है स्टूडेंट, फिर ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, सबका स्क्वायर लिख दिया। देखिए अब यदि R1 स्क्वायर कॉमन लूँ, ये दोनों कितना हो जाएगा 1, R2 स्क्वायर कॉमन लिया तो ये भी 1, माइनस 2 R1 R2 कॉमन लूँगा तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा कोस ए माइनस बी। 1 प्लस यदि मैं यहाँ से R1 R2 स्क्वायर कॉमन लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 R1 R2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये वैल्यू दोनों तरफ एक जैसी है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। इन सब को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट, R1 स्क्वायर देन 1 माइनस R2 स्क्वायर, माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या जाएगा 1 माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, लेस देन 0। एक बार रुकिए, मैं R1 स्क्वायर कॉमन लूँगा तो 1 माइनस R2 स्क्वायर आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस R2 स्क्वायर और R1 स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज लेस देन 0। स्टूडेंट कोई मिस्टेक तो नहीं होगी? ये R2 स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसके बाद इस साइड जो R1 R2 स्क्वायर है वो पॉजिटिव होगा, उस साइड नेगेटिव हो जाएगा, 1 भी नेगेटिव। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सही है। अब ये दोनों जो रिजल्ट हमारे पास आया है उसके ऊपर बेस्ड हमारा जो रिजल्ट रहेगा, हमें प्रूव क्या करना था कि मोड ऑफ ए इज लेस देन 1 एंड मोड ऑफ बी इज आल्सो लेस देन 1। यही प्रूव करना था ना हमें, या और कुछ प्रूव करना था? देखिए हमें ये प्रूव करना था कि मोड ऑफ ए इज लेस देन 1 एंड मोड ऑफ बी इज लेस देन 1। तो जो मोड ऑफ ए है, यदि वो आपको याद हो तो वो तो है R1 एंड मोड ऑफ बी है वो क्या है R2। अब आप देखिए, यदि मान लीजिए मोड ऑफ R1, तो ये पॉसिबल कब है, ये दोनों लेस देन 0 होने का मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये अब यदि मैं ये मान के चलता हूं कि ये नेगेटिव है, ठीक है,
ये क्या हो नेगेटिव, यानी r1 स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, तो r1 स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी r1 है वो लेस देन 1 होगा। क्लियर होगी इतनी बात। अब आप स्टूडेंट ये देखिए कि 1 माइनस r2 स्क्वायर फिर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। देन 1 माइनस r2 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो आपका 0 से छोटा है। 0 से छोटा होने का मतलब क्या हो गया, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यदि दोनों ही नेगेटिव होगा तो वो माइनस माइनस प्लस ग्रेटर हो जाएगा। यानी 1 माइनस r2 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, r2 स्क्वायर इस साइड ले तो r2 स्क्वायर इज लेस देन 1, देन r2 भी इज आल्सो लेस देन 1। यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, यानी r1 r2 जो दोनों के दोनों है वो क्या होने चाहिए, लेस देन 1, यानी जो मोड ऑफ a, यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, मोड ऑफ a लेस देन 1, यहाँ से रिजल्ट आएगा स्टूडेंट मोड ऑफ b लेस देन 1। क्लियर हुआ स्टूडेंट। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर था, कैलकुलेशन लेंथी जरूर है, हाँ, लेकिन ये नहीं कि टफ है, हो नहीं सकता। वो तो एक बार 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देखिए इस पे एक बार नजर डालिए आप। कोई डाउट है क्या? अब तो ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया, बस थोड़ा सा इस प्रोसेस को लेके चल लिया भाई, कि हमने क्या किया, इसको पोलर फॉर्म में लिया, उसके बाद इसको सोल्व किया। हाँ, थोड़ी सी सॉल्यूशन की जो प्रोसेस है वो जरूर थोड़ी लेंथी हुई, लेकिन यदि आप एक्यूरेट प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते हो तो कोई डाउट नहीं आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए आपको भी, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव क्यों, कि स्टूडेंट आप जानते हो लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होना। नेगेटिव कब होगा भाई, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई नेगेटिव तभी होता है, या तो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको यदि मैं पॉजिटिव मान के चलूँ, नेगेटिव सॉरी, इसको मैंने नेगेटिव माना, तो यानी r1 स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1 होगा, तभी ये नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव है तो ये फिर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी 1 माइनस r2 स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो 1 ग्रेटर देन r2 स्क्वायर देन। क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट इसमें हमने सोल्व किए। आपका अब होमवर्क है बच्चों जो मेरी तरफ से, आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ठीक है, कुछ 7 से मिलता जुलता है, और 11, ये 1-2 क्वेश्चन है वो आप सोल्व करके देखोगे, क्योंकि बच्चों जो आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन है ना 14, 15, वो हमने 3 में प्रक्षेप के अंदर सिद्ध कर लिए। ठीक है, तो बच्चों बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।